संभाल लूंगा आपकी बात को, ठीक है। आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में, और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। बुजुर्गों की खिदमत करना, उनकी इज्जत करना हमेशा से हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, लेकिन माँ बाप के प्यार और कुर्बानी को भूलकर अक्सर बच्चे उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। देश की बात करें तो करीब 10 करोड़ बुजुर्गों में से तकरीबन 5 करोड़ से भी ज्यादा बुजुर्ग भूखे पेट सोते हैं। जानकारी न होने की वजह से बुजुर्ग भी जुल्म सहते रहते हैं, मगर ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए कई कानून हैं जिसके तहत कोई भी बुजुर्ग शिकायत कर सकता है। तो आज बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स के लिए बने कानून की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर फारूक खान साहब, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स है 012066938847, 012066938869 और 9205353184। अगर आपका भी कोई सवाल है सीनियर सिटीजन से जुड़ा हुआ या फिर कोई भी कानून से जुड़ा सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। डॉक्टर फारूक खान साहब, जैसे मैंने कहा आज बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स की, तो उनके लिए जो एक एक्ट बना है 2007 में, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट ऑफ 2007, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये एक्ट क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इस एक्ट को बनाने की जरूरत पड़ी। देखिए, सीनियर सिटीजन के जो एल्डरली राइट्स कहते हैं हम लोग इसको लॉ में, जी, ये मैं इस एक्ट से एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के आपको बात करता हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में एक तरीके से इसको फंडामेंटल राइट का जरिया जो इसको दर्जा दे दिया गया है। जी। अगर आप इसको आर्टिकल 37 देखेंगे, आर्टिकल 46 देखेंगे, जी, तो आर्टिकल 37, आर्टिकल 46 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके हिसाब से जो एल्डरली राइट्स हैं उनको महफूज रखने के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो किसी भी तरीके से वनरेबल न हो, उनके लिए प्रोटेक्शन रखी गई है। अब बात आती है मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की। जी। इसके कॉन्टेक्स्ट में ये भी जानना जरूरी है कि देखिए हुआ क्या कि ऐसे बहुत सारे केसेस आए और सुप्रीम कोर्ट ने अर्ज किया गवर्नमेंट को कि जहां पे ये देखा गया कि जो बच्चे हैं या जो वारिस हैं और उन्होंने अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को जो कि बूढ़े हो चुके थे, उनको घर से बाहर निकाल दिया, उनकी प्रॉपर्टीज पे जो है वो कब्जा कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे मैटर्स में सुनवाई करते हुए 2004 या 2005 में डायरेक्शंस दी और अर्ज किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इस पे लॉ इनैक्ट करें और इनके राइट्स को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। और ये वो उसको पार्ट 4 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो मैंने आर्टिकल 37 और आर्टिकल 46 का जिक्र किया जो हमारे आइन का, उसके हिसाब से इसको आप वो करें। उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं और उसका जो लबो लबाब है वो ये है, अगर आप इसको एक सेंटेंस में समझना चाहें, मैं बहुत ज़्यादा इसमें लीगल जैरगन्स को इस्तेमाल करना नहीं चाहूँगा ताकि आपके व्यूअर्स को बात समझ में आए कि जो बच्चे हैं या जो भी जिन पे ये जिम्मेदारियां आयद हैं, जो कि अपने पेरेंट्स का या अपने ज़ईफ लोगों का जो है वो उनको ज़रूरत है इस बात की और उन पे ये कानूनी जिम्मेदारी है कि वो उसको महफूज रखें और उनके साथ कोई जो है वो इनजस्टिस न हो, उसको ये कानून महफूज करता है उन राइट्स को, ताकि कोई इन्फ्रिंजमेंट हो तो कानून का प्ले आ जाता है उसमें। जी जी, जैसे कि ये जो कानून बना है ये पेरेंट्स की मेंटेनेंस के लिए एक तरह से बना है। तो जब हम बात करते हैं मेंटेनेंस की, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, किस चीज़ को हम मेंटेनेंस कहेंगे? देखिए, इसमें जैसे हमने आपके शो में पहले भी ये बात किया है, एक सेक्शन है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का 125 CRPC। उसमें नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि जो अहलिया जो वाइफ हैं या डिजर्टेड वाइफ हैं या सेपरेटेड वाइफ हैं, वो उसमें जाके अपने शौहर से या साबिक शौहर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं अपने लिए, नान नक्का और जो अखराजात हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए।
125 इस पे भी जजमेंट्स हैं और अब तो खैर जो अमेंडमेंट के बाद जबान भी उसकी सेक्शन की ऐसी हो गई है कि 125 में आपके पेरेंट्स भी आपको सू कर सकते हैं। अभी बड़ा एक इंपॉर्टेंट केस हुआ, मैं एक बहुत बड़ा ब्रांड है कपड़े का, ठीक है, और उसके जो उनके मालिक थे उन्होंने अपनी सारी चीजें जो नॉर्मली हमारे यहाँ जो सोसाइटी में होता है कि एक उम्र के बाद जो है बच्चों को पूरी जो अपनी जो कायनात है वो थमा दी जाती है, और वो जो बहुत बड़ा ब्रांड है और वो उसके वालिद साहब जो हैं मतलब जिन्होंने अपने बच्चे को दिया वो बिल्कुल सड़क पे आ गए और उनको बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा जी। और फिर कोर्ट्स ने उनके राइट को खैर सिक्योर भी किया। उसमें खैर कुछ कमर्शियल और कॉर्पोरेट एंगल भी थे, लिस्टेड कंपनी का मैटर भी था, लेकिन मैं जो बात को उसको अगर मैं दोबारा से आऊं आपकी उस सिरे को पकड़ने की कोशिश करूं तो इसका लबाब ये है कि अगर कोई ज़ईफ आदमी अगर उसके बच्चे ने उसको अबेंडन किया हुआ है और उसका ख्याल नहीं रख रहा है और उसको अखराजात जो उसके रोजमर्रा के वो नहीं दे रहा है, तो वो भी 125 सीआरपीसी में मुकदमा फाइल करके और कोर्ट से डायरेक्शन ले सकता है ताकि उनकी मेंटेनेंस के जो अखराजात हैं या जो भी पैसे का है वो प्रोपोर्शनिएट तय होता है। उसमें कोई फिक्स कानून नहीं है, वो प्रोपोर्शनिएट तय होता है कि भाई जो जिस पे आप मुकदमा कर रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि इसको मुझे मेंटेन करना है, वो उसकी हैसियत के हिसाब से कोर्ट्स जो हैं उसको वो करेंगी, ग्रांट करेंगी मेंटेनेंस। जी और भी बात करेंगे इस पर। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, रईस अंसारी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है। मेरा सवाल ये है कि 1936 में बिफोर मतलब इंडिपेंडेंस मेरे दादा ने प्रॉपर्टी खरीदी थी 1 बीघा जमीन, तो उस जमीन पे मेरे दादा का नाम है, मतलब दादा की प्रॉपर्टी है, दादा ने अपने नाम से खरीदी थी। तो दादा का जो भाई है उन्होंने आगे जमीन पे कब्जे कर रखे। अब तो मेरे दादा भी नहीं रहे और ना दादा के भाई, बस जो कजन से उन्होंने आगे प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है। तो अकॉर्डिंग टू लोग क्या वो मतलब मेरे दादा के भाई की उससे हिस्सा हो सकता है आगे जमीन पे? जी मैं समझ गया आपके सवाल को। देखिए हजरत, ऐसा है कि अगर वो ज़मीन चाहे वो ज़मीनें तो सारी इंडिपेंडेंस के पहले की ही हैं, इंडिपेंडेंस के बाद के लॉस चेंज हुए हैं, लेकिन ज़मीन की जो मिल्कियत थी या जो मालिकाना हक था कुछ चीज़ों को छोड़ के वो तो वैसे ही इंटैक्ट है। अगर आप आज भी टाइटल किसी भी ज़मीन का निकालेंगे तो वो आपको 1700 और 1800 से भी टाइटल हमें चेन देखने को मिल जाती है। अब आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर आप जैसा क्लेम कर रहे हैं कि वो आपके दादा ने वो ज़मीन खरीदी थी या उनको मिली थी कहीं से भी या उनकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी या उन्होंने एक्वायर की थी और उस पर आपके दादा के भाई ने कब्जा कर लिया और वो लोग उस पर काबिज हैं, तो देखिए अगर ये आप चूंकि इंडिपेंडेंस के पहले की बात कर रहे हैं, अगर 1947 के ऑनवर्ड्स आपके दादा के भाई या जो लोग भी उस ज़मीन पे काबिज हैं, अगर वो लोग कब्जे में हैं और आपने कोई भी उस पर क्लेम नहीं किया, आपने कभी उस जमीन पे या उनके कब्जे को एजिटेट नहीं किया कानूनन, तो कानून में एक राइट टू एडवर्स पोजीशन का है मामला कि अगर 30 साल तक अगर आप अनइंटरप्टेड किसी प्रॉपर्टी पे एंजॉय कर रहे हैं, पीसफुल पोजीशन में है, तो उसका राइट टू एडवर्स पोजीशन क्रिएट हो जाता है। अब यह भी एक बड़ा मामला है कि राइट टू एडवर्स पोजीशन पॉजिटिव प्ली नहीं होती। आप जाके जैसे मैं किसी जमीन पे काबिज हूं तो मैं जाके कोर्ट से नहीं कहूंगा कि आप मुझे दे दीजिए राइट टू एडवर्स पोजीशन। राइट टू एडवर्स पोजीशन हमेशा डिक्लेयर होता है जबकि आप जो क्लेम करता है कि ये जमीन मेरी है और उसको वो जमीन नहीं मिल पाई है, तो वो जाके उस जमीन पे उस पे क्लेम कर सकता है। तो आपके पास अगर उसके डॉक्यूमेंट्स है और 30 सालों तक आपने कुछ उस पर कोई नोटिस वोटिस लेटर वेटर दिया हो, तो फिर आप जरूर किसी अच्छे सिविल वकील से मिले जो दीवानी मामलों को जानकार हो और उस पर आप मुकदमा फाइल कराएं सूट फॉर एविक्शन का। और अगर राइट टू एडवर्स पोजीशन से बार्ड नहीं है तो वो जमीन आपको मिल जाएगी। जी, हम बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स की। आपने बीच में एक एग्जाम्पल भी दिया कि एक पेरेंट्स थे, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर दी और उसके बाद बच्चे उनकी देखभाल नहीं कर रहे थे, उन्हें एक तरह से मेंटेन नहीं कर रहे थे, घर के बाहर निकाल दिया था। तो ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि अक्सर बुजुर्ग जो है ये गलती करते हैं, अपने बच्चों के नाम सारी प्रॉपर्टी कर देते हैं, उन्हें लगता है कि बच्चे उनकी देखभाल करेंगे और कई बार ऐसा नहीं होता है। तो अगर ऐसा हो जाता है कि प्रॉपर्टी दे दी है लेकिन बच्चों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है, मेंटेन नहीं कर रहे हैं, देखभाल नहीं कर रहे हैं, एक तरह से बिल्कुल छोड़ दिया है, तो इस सिचुएशन में, इस केस में क्या होगा? क्या वो दी हुई प्रॉपर्टी जो है वो वापस ली जा सकती है? जी बिल्कुल वापस ली जा सकती है। देखिए पहले तो हमें यह समझना होगा
कि खैर फैमिली लॉज और इनहेरिटेंस के जो लॉज होते हैं वो हमारे यहाँ चूंकि पर्सनल लॉस का भी कॉन्सेप्ट है, राइट? तो लेकिन मैं पर्सनल लॉस से ऊपर उठ के मैं आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आपके व्यूअर्स को बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें उनके क्या जो हैं वो अख्तियारात हैं, राइट? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए कि उनको घर से बाहर निकाल लिया किसी को। अब जब तक मैं अगर मुसलमानों की बात करता हूं तो जब तक वालिदैन जिंदा हैं, जब तक बाप जिंदा हैं, माँ जिंदा हैं, उस प्रॉपर्टी के ऊपर औलाद का हक बनता ही नहीं है। आप ये बड़ा एक वो बनता ही नहीं है, लीगली नहीं बनता। अगर कब्जा कर लिया गैर कानूनी तो उसके लिए कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, सारी चीजें हैं उसके लिए, लेकिन उनका राइट बनता ही नहीं है। अब मान लीजिए कि जिंदगी में ये भी हो सकता है कि हिबा कर दिया, और मैं ओरल हिबा की बात नहीं कर रहा हूं, मान लीजिए कि रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड कर दिया और उस गिफ्ट डीड से टाइटल भी आ गया, राइट? उनके पास उनका पोजीशन भी, उनको बाहर निकाल लिया। तो इन दैट इवेंट वो पेरेंट जिनके साथ ऐसा हुआ है वो कोर्ट जाके उस गिफ्ट डीड को कैंसिलेशन की अर्जी लगा सकते हैं। अच्छा। दैट इवेंट में ये भी हो सकता है कि कोर्ट से वो इंटरिम ऑर्डर ले ले कि भाई जब तक ये भाई चूंकि मुकदमा तो बहुत साल जो है वो चल सकता है, तो उनको वहां रहने की परमिशन दी जाए और उनको एक हाउस होल्ड का राइट होने का पूरा अख्तियार है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, बहुत सारे जजमेंट हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के, जो ये इंश्योर करते हैं कि उनको घर से बाहर नहीं निकाला जाएगा। पर मुश्किल क्या है, देखिए इससे परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि जो लोग ज़ईफ हो चुके हैं वो एक तो माजूर हो जाते हैं बहुत हद तक, उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं होते, उन्होंने अपने जिंदगी भर की जो पूंजी होती है वो अपने बच्चों पे लगा देते हैं और अपना हाथ खाली कर लेते हैं। अब हमारी जो हमारा मुआशरा है हिंदुस्तान का और अगर वेस्ट का, तो वो बहुत फर्क है। वहां पे आप देखेंगे कि वहां बच्चा 14, 15, 16 साल का हुआ, वो पेरेंट्स से हो गया अलग और माँ बाप अपने लिए, और प्लस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वगैरह भी गवर्नमेंट्स की होती हैं। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ क्या है कि माँ बाप अपनी सारी जमा पूंजी जो है वो अपनी औलाद पे लगा देते हैं और उसके बाद औलाद अगर जो है वो नाअहल निकल गई तो वो बिल्कुल सड़क पे आ जाते हैं और फिर उनकी मदद करने वाले लोग भी नहीं होते। तो ऐसे हालात में जिम्मेदारी उन रिश्तेदारों की भी बनती है। ये जरूरी नहीं है कि मान लीजिए एक आदमी बिस्तर पे उसको सड़क से बाहर, घर से बाहर निकाल दिया गया तो वो कहाँ कोर्ट के शहरी जाएगा। तो उसके बिहाफ पे अभी बहुत सारी वैसे तंजीमें भी काम कर रही हैं, एनजीओज भी काम कर रही हैं, लेकिन उनके जो रिश्तेदार हैं, जो उनके अहलो अयाल हैं, जो समझते हैं कि नाहक हुआ है, वो भी जाके कोर्ट का दरवाजा उनके बिहाफ पे खटखटा सकते हैं। जी। दो कॉलर्स इस दौरान हमारे साथ जुड़े हैं, दोनों के ही सवाल सुनेंगे। हमारे साथ हैं कश्मीर से मोहम्मद अशरफ। हेलो हेलो जी अशरफ साहब बताएं। जी वालेकुम सलाम। हम तो कश्मीर से बोल रहे हैं, मोहम्मद अशरफ माजरी जी। बताएं सवाल क्या है? सवाल पूरा सवाल सुने। मेरी जी डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की, उसकी बाप से 3 शादियां किया है। 2 बेटी और 2 लड़का है उसकी बाप का। ये अपने बाप को हिस्सा मांगता है। बाप ने कहा मैंने 2 बेटों को लिख कर दिया है। तो मैं वकील साहब से बताना चाहता हूँ, बाप के मानने के बाद उसको मिलेगा कुछ या नहीं? अच्छे हाँ जी, दूसरी कॉल पे ले जी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं बिहार से। हेलो जी बताएं क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये था कि हम भी यहाँ के बहुत पुराने बसिंदे हैं और हमारे घर के आगे भी कोई आदमी आकर के बैठ गया जबरदस्ती और अपना कब्जा जमाना चाहता है और हमने बहुत थाना पुलिस को भी मतलब इत्तला दी, लेकिन सब उसके पक्ष में हो गया। पता नहीं क्यों हमें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। जी मैं पहले इनके सवाल का जवाब दूं। हाँ, कश्मीर वाले साहब का जवाब दे दूं। देखिए उनकी जितने भी बच्चे हैं उनका जो हक है वो इनहेरिटेंस लॉ के हिसाब से बनता है, ठीक है। और अगर कोई उनको मैंने फिर कहा कि देखिए हक, जो मैं अभी पहले कह रहा था तरन्नुम की, हक उनके मतलब वालिदैन जब तक जिंदा हैं वो प्रॉपर्टी पे अपना राइट क्लेम नहीं कर सकते, मुस्लिम्स में खास तौर से। तो अगर उनको, और हमारे यहाँ रेस्ट्रिक्शन भी है कि आप वसीयत कितनी कर सकते हैं, राइट। तो अगर वो बाहयात हैं तो अभी वो क्लेम कर ही नहीं सकते आप, लेकिन अगर वो बाहयात नहीं है और वो जो है उनका इंतकाल हो चुका है तो आप सूट फॉर पार्टीशन फाइल कीजिए
वो जो हमारे फैमिली लॉज में और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के हिसाब से जो कैलकुलेशन बनेगी, जो कंप्यूटेशन बनेगी, वो कोर्ट उसका बंटवारा करके और लोगों में जितने भी फरीक होंगे उनमें उनके शेयर के हिसाब से बंटवारा करके दे देगी। जी जी। और इन्होंने जी बिहार से कॉल किया था। इनका देखिए ये है कि ये बड़ा एक आम सवाल है आज की डेट में, और ऐसे लोग होते हैं हर शहर में जहां मतलब जिनकी निगाहें ज़मीनों पे लगी होती हैं और जो कब्जा करते हैं। देखिए आप मायूस ना हो, मैं पहले आपको ये कहूं, और अगर आपके घर के सामने कोई ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और वो गैर कानूनी है और अगर पुलिस नहीं सुनती है तो आप कोर्ट जाइए, उसमें आप क्रिमिनल मुकदमा भी फाइल कर सकते हैं, आप सिविल केस भी फाइल कर सकते हैं और आप इंजंक्शन भी ले सकते हैं। और अगर इंजंक्शन कोर्ट ने दे दिया और उसका वायलेशन वो करता है आदमी तब भी, तो उस पर आप कंटेम्प्ट की भी प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं विद इन द मीनिंग ऑफ ऑर्डर 39 रूल 2A ऑफ CPC। अब देखिए इसमें मसला क्या है कि लोग नॉर्मली, ये मैं आपके और भी व्यूअर्स के लिए इस जवाब से उनको ये इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि उसमें होता क्या है कि लोग समझते हैं कि भाई अब कोर्ट जाएंगे तो पैसे का खर्च आएगा और हमें फिर दौड़ लगानी पड़ेगी और फिर लॉयर्स के एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे, चक्कर कोर्ट के बहुत लगाने पड़ेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में ये जो लीगल एड का एक प्रोविजन है, अगर आपके पास उसके लिए आप सर्टिफिकेट दे दें कि आपके पास मींस नहीं है लॉयर हायर करने के लिए और आप बिलो द पॉवर्टी लाइन, और इवन अगर आप बिलो द पॉवर्टी लाइन नहीं भी और आपके पास मींस नहीं है, तो आप हर जिले की कोर्ट में लीगल एड की एक ऑफिस होती है, कोर्ट के अंदर होती है, और उसमें उस लीगल एड का जो मेंबर सेक्रेटरी होते हैं वो एक जज ही होते हैं। ये भी बड़ी खास बात है, वो कोई बाहर से नहीं आता, वो जजेस को ही डिप्यूटेशन पे लगाते हैं, जो फुल टाइम काम होता है। जब वो उस जॉब पे, उस पोस्ट पे है तो उनका काम लीगल एड को देखना होता है। वहां पे इम्पैनल्ड लॉयर्स होते हैं जिनकी फीस गवर्नमेंट देती है। तो आप जाके, अगर आपके पास मरासिम नहीं है, आपके पास अखराजात करने को पैसे नहीं है, तो आप जाके उनसे राफ्ता कायम करें और मुकदमा फाइल करें। अगर इलीगल है तो बिल्कुल कोर्ट इंजंक्शन देगी। जी, और भी बातें करेंगे सीनियर सिटीजन से जुड़े लॉज पर, लेकिन यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। channels, 15 languages. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में। इस दौरान एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीनगर से, नुसरत। हेलो हेलो नुसरत, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है किसी वजह से नुसरत से हमारी बात नहीं हो पा रही, राब्ता नहीं हो पा रहा, शायद कुछ डिस्टर्बेंस है लाइन में। जैसे हम बात आज कर रहे हैं सीनियर सिटीजन से जुड़े लॉज की, तो आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि ये लॉ क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। लेकिन कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी कोई औलाद नहीं होती, अगर किसी का कोई बेटा बेटी है ही नहीं, तो वो किससे मेंटेनेंस का क्लेम करेंगे, कैसे करेंगे? हाँ, ये बड़ा एक नाजुक सवाल है, और उसमें क्या होता है कि अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं मान लीजिए कि, और वो उसको वो उन्होंने उसको किसी को गिफ्ट किया हुआ है या उसमें कोई उनका रहता है। नॉर्मली अगर प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं आपको एक सामाजिक मामला भी बताऊं तो, और उनकी कोई औलाद नहीं है, तो कुछ न कुछ लोग वहाँ ज़रूर जो हैं वो हरकत में रहते हैं क्योंकि उन पे निगाह रहती है। तो उनकी ये जिम्मेदारी भी है कि भाई अगर आप उनका ख्याल रखेंगे तो आपको वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मिल जाएंगे। तो ये एक विन विन बनती है सिचुएशन। अब इसमें एक बड़ा मामला है, कोई भी नहीं है तो क्या होगा। हाँ, ये जो कानून है, जो एक असल में देखिए कानून कहां से आया पहले ये समझने पड़ेगा। ये जो मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट है 2007 का, ये इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, और 2007 में ये कानून आया। और पहला केस, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो पहला केस इसमें फाइल हुआ था केरला में। अच्छा, और ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्संस 1999 की। ये जो टिकट्स वगैरह में कॉन्सेशन नहीं मिलता सीनियर सिटीजन्स के लिए, वो सारी चीजें इस पॉलिसी पे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है। अब क्या है कि इस मेंटेनेंस का जो कानून है 2007 का, उसके हिसाब से गवर्नमेंट की पे ये भी जिम्मेदारी आयद है कि वो ओल्ड एज होम्स भी बनाएगी, जिसको आप वृद्ध आश्रम हम लोग कहते हैं, और गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करेगी और वो वहां पे कोई पैसा नहीं लगेगा। जिनका
कोई भी नहीं है, जिनका कोई भी नहीं, वो वहां जा जिनका कोई भी नहीं है तो कहते तो हैं उनका खुदा है। तो खुदा तो इंसान के लिए जरिया बनाएगा, तो हुकूमत उनके लिए जरिया है और हुकूमत पे ये जिम्मेदारी आयद है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत बहुत सारे ओल्ड होम्स चल भी रहे हैं जो गवर्नमेंट अपने अखराजात पे चलाती है, और बहुत सारी तंजीम जो एनजीओज हैं वो इस पे काम कर रही हैं, उन्होंने भी कर रखा है, उनको एड्स भी मिलती हैं गवर्नमेंट से और जगह से। तो इस पे ऐसा बहुत सारा काम चल रहा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी जो जरूरत है वो है अवेयरनेस की, जो कि लोगों में नहीं है। इसलिए लोगों को, खास तौर से जो तालीम याफ्ता लोग हैं, उनको चाहिए कि इन बारे में अपने गली में, मोहल्ले में, अपने खानदान में इन चीजों के लिए अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। जी नुसरत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ी हैं, साथ में एक कॉलर और भी है हमारे, पहले सवाल सुनेंगे नुसरत का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी अशरफ साहब बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैंने सवाल पहले किया, मुझे मौकूल जवाब नहीं मिला है उसमें। अच्छा। हाँ, हमारी बीवी तो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की है, उसकी बाप ने 3 बीवियां की है। हमारी जो बीवी है ये पहली बीवी थी, उसको तलाक दिया है, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, आज 2 जिंदा है, लड़का 2 है, लड़की 2 है। ये मेरी बीवी, उसको बाप के पास गया है, मेरा हिस्सा दे दो। बाप ने कहा उसको, मैंने दोनों बेटों को तकसीम किया, मैंने उसको ताकत दिया है पूरा, आप जाओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं वकील साहब से पूछना चाहता हूँ, मैंने पहले भी सवाल किया, मैं वकील साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये कागज दुरुस्त है कि गलत है? बाप के मरने के बाद मेरी बीवी को कुछ मिलेगा उसकी विरासत में या नहीं? जी जी, मैंने सवाल पहले भी किया, मगर मैं आपको जवाब नहीं मिला। नहीं, मैंने आपको पहले भी माकूल जवाब दिया था, और मैं फिर से उस बात को दोहरा रहा हूं कि अगर उनके अभी आपकी बेगम के, आपकी अहलिया के वालिद साहब जिंदा हैं, तो आपकी अहलिया का उस प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं बनता जब तक कि वो इस दुनिया में हैं, और अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र दे, ऐसी हम दुआ करेंगे। और मतलब मुझे लगता है कि आप भी ऐसी दुआ करेंगे। अब दूसरा मामला ये है कि जब वो, चलिए जिंदगी में आपको ये एहसास है कि वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो अहलिया हैं उनको वो कुछ नहीं देंगे, तो उस नवैयत में, सूरत हाल में, उनके इंतकाल के बाद आप सूट फॉर पार्टीशन फाइल करके आप अपने राइट्स को, आपके जो, आपकी अहलिया का जो हक बनता है वो मिलेगा, वो कोर्ट से मिलेगा। एक वसीयत अगर उन्होंने की होगी तो वसीयत की भी एक लिमिट है, उसके बाद आपकी बेगम का, आपकी अहलिया का हक नहीं मारा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उनकी जो दूसरी वाइफ से जो बच्चे हैं वही वो सारी प्रॉपर्टी लेके बैठ जाएं। आप पार्टीशन फाइल कीजिएगा, आपको बिल्कुल वो प्रॉपर्टी मिलेगी। जी जी, एक कॉलर हमारे साथ और हैं दिल्ली से, दानिश। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं दानिश। दरअसल मैं एक्चुअली माइग्रेंट हूँ, मैं कश्मीर से जी। और दरअसल जो मेरे वहाँ ब्रदर हैं, उन्होंने वहाँ पे मतलब मेरे एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी वहाँ पर है। तो मेरे ब्रदर ये कहते हैं कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है मेरे एंसेस्टर्स की, वो मेरे मॉम डैड ने उनके नाम कर दी। तो अब आप मुझे बताइए, मैं माइग्रेंट हूँ, मैं दिल्ली रहता हूँ, तो मैं किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी के अंदर शेयर के लिए क्लेम कर सकता हूँ, या मैं वहाँ? जी, मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, माइग्रेंट, मैं इसको, चूंकि आप हिंदुस्तान में ही हैं, कश्मीर भी हिंदुस्तान में है और आप भी हिंदुस्तान में हैं, तो हम भी माइग्रेंट है, जैसे हम दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं और हम दिल्ली में रहते हैं। तो है क्या कि जहां तक आपका जो ग्रीवियांस है कि आपके ब्रदर ये कहते हैं कि कि आपके वालिदैन ने सारी प्रॉपर्टीज उनके नाम कर दी और आपको डिसओन कर दिया। तो देखिए, डिसओन करने का जो प्रिंसिपल है वो इस्लामिक लॉ में नहीं है इनहेरिटेंस में। हालांकि एक बहुत अमूमन लोग वर्ड यूज करते हैं, आक कर देना, आपने भी सुना होगा, लेकिन उसकी लीगल सैंक्टिटी नहीं है। वो क्वेश्चन बहुत बार कोर्ट्स में भी हुआ है। तो आपके, देखिए, अगर उन्होंने गिफ्ट भी कर दिया हो, अगर हर चीज की एक लिमिट है इस्लामिक शरिया में, जब प्रॉपर्टी का होता है डिवीजन, तो अगर उन्होंने आपको कर भी दिया होगा और आपके जब तक वालिदैन बाहयात हैं, ऑफ कोर्स वो आपका कोई हक नहीं बनता, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन आपके वालिदैन के बाद अगर आपके भाई आपकी उस पूरी जो आप प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे, देखिए, जो आपके भाई ने सेल्फ एक्वायर की उस पर आपका हक तो नहीं बनता, अनलेस कि आप ये प्रूव करें कि वो वालिदैन की इनकम से था, वो उसका ओनस आप पे है। लेकिन जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, जो आपके वालिदैन ने एक्वायर की, आपके वालिदैन ने अपने वालिदैन से एक्वायर की, उसके लिए आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। तो ये मुकदमा लेकिन दर्ज आपका जो जिला है जहां पे आपकी वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं पर होगा।
जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ी हैं श्रीनगर से। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, लगता है किसी वजह से हम जी बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो जी सवाल बताएं। जी नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, सबसे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। हेलो, लगता है किसी वजह से हमारी इनसे बात नहीं हो पा रही है। हम अक्सर अपने जो हमारे व्यूवर्स हैं जो हमें कॉल करते हैं, हम उनसे यही कहते हैं कि जब भी वो हमें कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें, जिससे वो हमारी आवाज़ सही से सुन पाएंगे और हम भी उन्हें सही से सुन पाएंगे। तो ये गुजारिश है हमारी उनसे। जैसे आज हम बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स की, तो आपने कहा कि जो सीनियर सिटीजन्स है, अगर उनके बच्चे उन्हें परेशान कर रहे हैं, घर से बाहर निकाल रहे हैं, प्रॉपर्टी उनकी हड़प ली है एक तरह से, तो वो क्लेम कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है कि आपका जो जिस्म है वो भी साथ नहीं दे रहा होता है, ताकत नहीं होती है, पैसा पास में नहीं होता, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो ऐसे में सीनियर सिटीजन्स क्या करें, कैसे कंप्लेंट फाइल करें, या जो क्लेम करना है वो कैसे करें? वो तो घर से ठीक से बाहर निकल भी नहीं सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा आपको, देखिए सीनियर सिटीजन के एल्डरली लोगों के जो, अगर आप इसको उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर आप कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो ब्रॉडली 3 कैटेगरी में मैं मानता हूं। पहली कैटेगरी आती है हेल्थ एंड केयर, मतलब उनकी जो सेहत, जो आपने कहा जो कि बीमार होते हैं और उनका ख्याल रखने वाला। दूसरा होता है इनकम एंड हाउसिंग, ताकि उनकी आमदनी का जो जरिया है और उनके रहने का घर। और सोशल नेटवर्क एंड कस्टम्स के जो इशू होते हैं, मतलब सोशल नेटवर्क से मेरा मामला फेसबुक ट्विटर पे नहीं है, लेकिन जो समाज में जो उनके रिश्तेदार हैं या जो कस्टम्स, असल में प्रॉब्लम क्या है, कस्टम्स का भी बड़ा हेर फेर है। देखिए अब तो खैर हम लोगों ने बहुत डेवलप कर लिया मुल्क ने, लेकिन अगर आप माजी में जाइएगा, इतिहास देखिएगा, हिस्ट्री देखिएगा, तो आप देखिएगा कि ऐसे कुछ कस्टम्स थे और वो हर कम्युनिटी में थे, जिसका कोई रिलीजन से सैंक्शन नहीं है जहां तक मेरा इल्म है, लेकिन लोगों ने बना लिए खुद ब खुद। जैसे खास तौर से आपको मैं एग्जांपल दूं, लेप्रोसी, ये कोढ़ की बीमारी होती थी, टीबी की बीमारी होती थी, तो लोग, या अभी भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि उनको लोग घर से बाहर निकाल देते हैं, उनको सोशल एविल माना जाता है। तो ये जो कानून है मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर एंड पेरेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, ये इन्हीं चीजों के लिए बना गया है। जब उनके पास चूंकि न ताकत है न पैसा है, तो इसलिए बहुत सारी एनजीओज काम करती हैं इस पे। और बस वहां के आपके जो भी व्यूअर्स हैं, अगर मैं ये मैसेज उन तक पहुंचता हो, और अगर आप ये देखते हैं कि किसी भी बुजुर्गवार आदमी के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसके बच्चे कर रहे हैं या उसके और अहलो अयाल कर रहे हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि उस जिले में इस एक्ट के तहत जो नोडल ऑफिसर बना होता है, वहां पे एक आप पर्ची लगा दें, उनको एक इंफॉर्मेशन दे दें। अगर आप नहीं जा सकते तो 4 लाइन की चिट्ठी लिख के दे दें, और ये आपकी हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से आपकी कानूनी जिम्मेवारी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप मान लीजिए सड़क पे जा रही हैं तरन्नुम, और आपको मतलब नहीं है, मान लीजिए सड़क पे खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, आपको मतलब नहीं है, ना आप डॉक्टर है ना आप कुछ भी है, कि ना पुलिस वाले कि भाई मैं चली जाऊं, पर ये आपकी जिम्मेदारी है। कानून आपको ये जिम्मेदारी देता है कि आपको जाके पुलिस को ये बात इन्फॉर्म करनी होगी। वैसे अगर हम अपनी जिम्मेदारियों का जो हम पे इनकम्बेंट हैं उनको अगर हम डिस्चार्ज करने लगे, और हर मोहल्ले में 2-4 ऐसे एक्टिविस्ट लोग हों जो ऐसी खबर देते रहे, तो ऐसी चीजें होंगी ही नहीं, तो परेशानियां, मुश्किलें थोड़ी सी कम हो जाएंगी। बिल्कुल। हमारे साथ कर्नाटका से जुड़े हैं अब्दुल कादिर। हेलो अब्दुल साहब। जी बताएं क्या सवाल है? हेलो जी बताएं क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है कि जी आप सुन रहे हो मेरी आवाज? जी सुन रहे हैं। जी मेरा सवाल ये है, मेरा हस्बैंड जो है उसको मैंने 2-3 दिन पहले मुझे कुछ शक हुआ था, फिर मैंने कुछ तस्वीरें पकड़ी उसकी, वो किसी दूसरे औरत के साथ, और तस्वीरें भी ऐसी जैसे मतलब ऐसे वही तस्वीरें मैंने पकड़ी कि मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर वो जब आया मैंने बोला ये क्या बात है, उसने मुझे कुछ नहीं, ऐसे हम चलते रहते। मैंने बोला आपकी इतनी बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है, शादी के बराबर होने लगी है बड़ी बेटी, आपको शर्म नहीं आती ये सब करती? उसने बोला ये कहाँ से लाई? मैंने बोला जहाँ से भी लाई, लेकिन ये गलत बात है क्योंकि आप शादीशुदा है, क्या बात है ऐसे मतलब इतने नजदीक जाने की? उसके मैंने फोटो में क्या क्या देखा वो तो मैं नहीं कह सकती। उसने बोला नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे कुछ काम था, मुझे उसको पे। उसके बाद हुआ वो मुझे फिर मुझे उसका फोन नंबर मिला, मैंने उसको फोन किया उस औरत को,
उसने बोला हाँ अपने पति से पूछो, मतलब मेरा उसके क्या रिश्ता है। मैंने बोला मैं उसकी पत्नी बोल रही हूँ, आप बताओ आपका इसका क्या रिश्ता है। मैं बोल सकती हूँ कि वो मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, सारे आप मैं बोल सकता। आप बताओ अगर आपको कोई पूछेगा कि मतलब आपका क्या रिश्ता, आप क्या बोलोगे। उसने बोला नहीं वो बहुत अच्छे इंसान है, वो हेल्पफुल। मैंने बोला वो ठीक है हेल्पफुल। आपकी परेशानी क्या है ये बताइए। परेशानी तो ये है मुझे समझ नहीं आता है उस औरत को कैसे मैं छोड़ू। फिर मैंने जब उस औरत को बोला मुझे कहीं भी मैं कहीं भी जा सकती हूँ तेरे खिलाफ। उसने बोला जा अपने हस्बैंड को पहले बोला। मैंने बोला मैं हस्बैंड को, परेशानी तो इतनी है कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी 3 बेटियां हैं। अब मैंने उसको बोला इसको मतलब मैं कैसे करूँ। जब मैंने अपने हस्बैंड को बोला अब आप चाहती क्या है, क्या चाहती हैं? चाहती तो मैं उस औरत को क्या करूँ, उसको कैसे छुड़ाऊँ मैं, क्योंकि अभी तो शादी नहीं हुई कि वो भी शादीशुदा है, डिवोर्स। जी ठीक है, जी ठीक है, हम आपका सवाल समझ गए। जी जी हाँ, अब मुझे बता लीजिए। जी जी मैं समझ गया आपका सवाल। जी इस केस में क्या हो सकता है? अब ये एक बड़ा जो है वो मसला है जिसका कानूनन कई सारे पहलू हैं। जी अब कंसेंशुअल रिलेशनशिप के बारे में आप जानती ही हैं, एडल्ट्री का जो कानून था वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको वही कर दिया। अब ये मोरल ऑब्लिगेशन का मामला है और अगर वो जब आपके अगर वो इनके हस्बैंड और वो औरत कंसेंशुअल रिलेशनशिप में है जिसको कि मैं लॉ के हिसाब से तो आज की डेट में सैंक्शन है, भले हमारा मजहब उसको सैंक्शन ना देता हो और वो गलत हो, जो गलत है वो गलत ही कहा जाएगा, लेकिन अब ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है। अब इसमें एक देखिए मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने हस्बैंड को समझाएं और उनकी काउंसलिंग करें और जब मतलब आपका खुद का मोहरा कमज़ोर है तो आप दूसरे पे क्या कर सकती हैं। अगर वो उनसे मिलना नहीं चाहेंगे और उनसे वो मिलने नहीं जाएंगे और वो ज़बरदस्ती करती हैं या कुछ ब्लैकमेल या एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करती हैं तो आप बिल्कुल कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। जी लेकिन इस केसेस में क्या कई बार ऐसा होता है कि कुछ काउंसलिंग सेंटर्स भी होते हैं जो फैमिली मैटर्स में हेल्प करते हैं, तो क्या उसकी भी मदद ले सकती हैं? हाँ बिल्कुल। हर कोर्ट में आजकल क्या है कि मीडिएशन को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट बड़े बड़े मैटर्स को भेजती है मीडिएशन में। इवन ये जो केस है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का, इसका भी भेजा हुआ है मीडिएशन में। तो मीडिएशन में क्या है कि प्री लिटिगेशन मीडिएशन भी होता है। मतलब आपने देखा होगा दिल्ली में, नोएडा में बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट लगे हुए हैं कि अपने विवादों का निपटारा करें। उसमें बहुत नॉर्मल फीस है, 5 या 10 रुपए लगते हैं, 20 रुपए लगते हैं। आप वहां पे अर्जी दें, वो नोटिस बुलाते हैं उनको और बुला के समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं और समझाते हैं कि भाई आपकी बच्चियां हैं और आपकी पूरी फैमिली है और आपके थोड़े से जो है वो इन तरह की हरकतों की वजह से पूरे पूरे घर बर्बाद होते हैं। तो काउंसलिंग सेंटर्स हैं और बहुत हद तक वो कामयाब भी होते हैं और लोग जो बहक जाते हैं वो शायद संभल भी जाते हैं। लेकिन अगर वो नहीं संभलना चाहते तो आप अल्टीमेटली फिर नहीं कर सकते, मतलब आप किसी का मोरल कंट्रोल नहीं कर सकते। कानून में जुर्म कंट्रोल कर सकते हैं, मोरालिटी को कंट्रोल करने के लिए जो है वो बड़ा मामला संगीन है। जी कर्नाटका से एक कॉलर हमारे साथ हैं, अब्दुल कादिर। हेलो, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, रहीम खान पुणे से। हेलो हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन से जुड़े लॉस की, तो जैसे आपने कहा कि जो पेरेंट्स हैं अगर उनके बच्चे नहीं हैं तो वो किस तरह से क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई उनका रिलेटिव है, उसको प्रॉपर्टी मिलने वाली है तो वो उनकी केयर करेंगे, वो उनकी देखभाल करेंगे। लेकिन वहीं पर ये भी बात है कि अगर जो बच्चे हैं, देखिए लॉस के बारे में तो सबको मालूम है, लेकिन लॉस की चलती कहाँ है, चलती नहीं है। तो अगर किसी को पता है कि उसने अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा किया है और उस पर लॉ भी है, सज़ा भी है, जुर्माना भी है, फिर भी वो एक तरह से पेरेंट्स को मेंटेन नहीं कर रहा है, तो अगर हम जुर्माने और सज़ा की बात करें तो इसमें सज़ा क्या है और जुर्माना कितना है? देखिए मैं थोड़ा सा इस बात से आपसे मेरी राय का इख्तलाफ होगा। जी लॉ की बिल्कुल चलती है और कानून हमारे मुल्क का जो पूरा हिसाब है वो कानून से ही चलता है। जी और अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। नहीं, जैसे लॉस तो है लेकिन लोग मानते नहीं, उन्हें मालूम है कि सजा है, जुर्माना है, लेकिन ये फिर भी इसको आप इस एनालॉजी से समझिए कि ये तो बहुत दूर की बात हो गई। सबको पता है कि चोरी करना जुर्म है। हाँ। एक अनपढ़ आदमी को ही पता है कि चोरी करना गलत है। लोग चोरी करते हैं। लॉ का काम क्या है? लॉ का 2 तरीके का काम होता है। एक होता है डिटरेंस, एक होता है रिफॉर्मेटिव। अब डिटरेंस क्या है? ये पता है लॉ की जरूरत क्यों है। हाँ। लॉ की जरूरत इसलिए है कि आपको ये पता है, आपको ये इसका इल्म हो या ना हो, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये भी एक मैक्सिम है।
अब जब आपको ये पता है कि आप ये काम करोगे तो आपके साथ ये काम होगा, एक डिटरेंट है आपके दिल में कि अगर आपका दिल चाहता भी कि मैं ये गलत काम करूं तो, लेकिन चूंकि आपको जानकारी है कि मुझे पुलिस पकड़ लेगी, मैं जेल में बंद हो जाऊंगा, तो आप नहीं करेंगे। अब यहाँ मामला आ जाता है डिटरेंट का, आप डरते हैं। और ऐसा नहीं कि लोग डरते नहीं है, अगर डरे नहीं तो लोग फिर खुलेआम क्राइम करना शुरू कर दे, राइट। दूसरा है रिफॉर्मेटिव का। इंडिया की जो हमारी थ्योरी है, जूरिस्प्रूडेंस है, क्रिमिनल लॉ सिस्टम है, वो रिफॉर्मेटिव है। इसलिए यहाँ पे वो नहीं है कि अगर आप चोरी करते पकड़े गए तो आपके हाथ काट दिए गए, आपको जेल में बंद करते, सजा देते, ताकि आप रिफॉर्म होके आइए जेल से। हालांकि वो एक अलग डिबेट है कि लोग रिफॉर्म होते हैं और शातिर होके निकलते हैं, वो कभी और उस पर बात होगी, लेकिन थ्योरी हमारी जो है वो रिफॉर्मेटिव है। इसलिए बहुत सारे आपने देखा होगा, खास तौर से जो बच्चों के अगेंस्ट जो सेक्स एब्यूजेस होते हैं, उसके लिए हर बार ये बात निकलती है कि डिटरेंट का कानून आना चाहिए और फास्ट ट्रैक पे हो और ऐसे लोगों के साथ कोई रहम नहीं करना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि इसमें सजा भी है। देखिए, मैं इसमें इस हिसाब से इसको लेके चलता हूं कि किसी को, मतलब मान लीजिए जिस पे ये जिम्मेदारी आयद है कि वो अपने वालिदैन की, अपने बुजुर्गवार की खिदमत करे, और अगर वो नहीं करता है तो उसको आप जेल में डाल दीजिए। मैं जेल में डालने के हक में नहीं हूं, मैं इसलिए हक में नहीं हूं क्योंकि जेल में गया तो हमारी परेशानी, जो वो ज़ईफ आदमी है उसकी परेशानी का तो कोई हल निकला नहीं। मैं इसका वो हूं कि, और कानून का भी ऑब्जेक्टिव में आप देखेंगे तो यही है कि उस आदमी पे ये जोर डाला जाए कि आप ये अखराजात उठाने पड़ेंगे। अब मान लीजिए कोर्ट का ऑर्डर हो गया, वो नहीं मारता, कॉन्टेम्प्ट है जी, एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर है, कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी अटैच करके बेच सकती है, कोर्ट उस पर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकती है, पावर बहुत है। अब मसला जो सारा क्या है ना, मसला यह है कि लोगों को इल्म नहीं है और लोग बचना चाहते हैं कोर्ट कचहरी से। इसलिए मैं बार बार आपके शो में ये हमेशा कहता हूं कि हर जिले की कोर्ट में लीगल एड सर्विसेज का दफ्तर होता है, और ये सरकार ने अपने ऊपर जिम्मेदारी आयद की हुई है कि जो लोग मुकदमा लड़ने के, जिनके पास मीन्स नहीं है, उनको सरकार अपने खर्चों पे वकील मुहैया कराती है। और आप मेरा यकीन जानिए कि लीगल एड के लॉयर्स, कम से कम मैं दिल्ली के लिए कह सकता हूं कि बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और वहां जस्टिस दिलवा रहे हैं जहां उनको जस्टिस ऐसे मिलना, इंसाफ मिलना हमें नामुमकिन लगता था। तो राइट्स हैं, इन्फोर्सिबिलिटी है। देखिए, कुछ तो लोगों को हाथ बढ़ाना पड़ेगा, कुछ तो लोगों को कदम बढ़ाने पड़ेंगे। अब मैं, जैसे इसको आप इस तरह समझिए कि खुदा ने ये वादा किया है, रब ने, कि हमारा रिस्क गारंटीड है, लेकिन लुकमत को आगे मेरे मुंह में डालेगा नहीं, मुझे कुछ थोड़ी बहुत तो कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि जो नौजवान लोग हैं, जो आज के वक्त में तालीम याफ्ता हैं या जो तालीम हासिल कर रहे हैं, उनका ये हक है, उन पे ये जिम्मेदारी आयद है कि वो ऐसे लोगों को देखें और ऐसे लोगों के राइट्स के लड़ने के लिए आगे बढ़े कानूनी दायरे में। आप यकीन जानिए कि आप ये, जब अगर आपके एफर्ट से एक भी बुजुर्ग की अगर जिंदगी सही हो गई तो आपको इसका अज्र तो अल्लाह ताला के यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। आपको रातों में नींद भी बहुत अच्छी आएगी जी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, जहीर अहमद। हेलो हेलो जी, जहीर साहब बताएं क्या सवाल है? मेरे दो सवाल हैं। एक तो मेरा एक सवाल है कि मैंने किसी से पेमेंट लेनी थी 1 लाख रुपए की जी, तो उन्होंने मुझे एक चेक दे रखा है, वो भी सेविंग का चेक दे रखा है मेरे नाम से। मतलब पहले तो काफी दिन डालते रहे, मैंने कहा पैसे दो, तो लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो उन्होंने ज्यादा प्रेशर दिया, तो उन्होंने मुझे चेक दे दिया जी 15 दिन के बाद डाल देना, ये कर देना, ऐसे कर करके। अब उस बात को हो गए तकरीबन 6 महीने हो गए, चेक मेरे पास रखा, और क्या उसके लिए मैं कुछ कार्रवाई कर सकता हूँ? जी, देखिए, अगर चेक की जो लाइफ है वो 3 महीने की होती है। अब जी, अगर वो 3 महीने के अंदर पे डेट है तो आप उस पर बिल्कुल 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मुकदमा दाखिल कर सकते थे। अब नया कानून आ गया, आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, 20% तक कोर्ट इंटरिम कॉम्पनसेशन भी ग्रांट कर देती है जी। अगर वो टाइम निकल चुका, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी पीरियड है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, अगर वो टाइम निकल चुका तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको सिविल सूट फाइल करना होगा। अब सिविल सूट पे मामला क्या है कि सिविल सूट कोई जरूरी नहीं है कि ये लंबा वाला हो, क्योंकि चेक है, एडमिटेड लायबिलिटी है, तो एक समरी सूट होता है जिसको ऑर्डर 37 में कहते हैं और सीपीसी में। तो आप किसी अच्छे जो वकील हो उनसे, जिनको आप जानते हैं, उनसे रास्ता कायम कीजिए, उन्हें सारे आप अपने डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज और चेक वेक दिखाइए, वो आपको अप्रोप्रिएटली इस पे एडवाइस देंगे कि आपको आगे प्रोसीड कैसे करना है जी। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ी है कश्मीर से, साइना। हेलो
साइना, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? यस मैम। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? मैम मेरी शादी हो गई है और मेरी शादी को लगभग 20-22 साल हो चुके हैं। मैम जो मेरा हस्बैंड है वो बाहर, मतलब मुझे नहीं पता किसी औरत के साथ उसका कोई कनेक्शन चल रहा है और मैंने वो चीज देखी भी है और ये नई चीज जानती हूँ। बट अब मैं चाहती हूँ कि मैं वो जो मुझ पे चीट कर रहे हैं लीगली मैं क्या एक्शन ले सकती हूँ, क्योंकि वो मुझे सीधे सीधे कह रहे हैं कि मैं ये चीज कर रहा हूँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता। मतलब मेरे साथ भी गलत हो रहा है और मेरे बच्चे भी है, मुझे उनका भी सोचना है। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है, अगर मैं उनके अगेंस्ट एक लीगल एक्शन ले सकती हूँ तो मैं क्या ले सकती हूँ? क्योंकि मेरी वो उस औरत से शादी करे क्या करे, मुझे अपने फ्यूचर, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। तो मैं चाहती हूँ कोई ऐसा स्टेप मैं पहले ही उठाऊं लीगली जो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए भी बेहतर हो। जी ठीक है। अब ये ले दे के वही बात आगे जी बिल्कुल, इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन खैर मैं इनको बताऊं कि आप बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड आप पे चीट कर रहे हैं तो आप पहली बात तो आप खुला कर सकती हैं, आप शादी को डिसॉल्व कर सकती हैं। कोई ऐसा बाउंडेशन तो है नहीं कोई कि आप नहीं हो सकती, क्योंकि जब ये तो ट्रस्ट का रिलेशन है। और जहाँ तक आपकी सिक्योरिटी का मामला है या आपके बच्चों की सिक्योरिटी का मामला है, उसके लिए आपको 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल करना पड़ेगा और आपका वो कोर्ट सिक्योर कर, जैसा आपने कहा वो बाहर रहते हैं तो ऑफ कोर्स वो कमाते भी होंगे, तो उसमें जो वो कोर्ट से पैसा अटैच हो जाएगा वो सीधे आपके खाते में आता जाएगा, वो मुश्किल नहीं, यही आप कर सकते हैं। अब जहाँ तक उनको समझाने की बात है उसके लिए आप उन पर कोशिश करें, दुआ करें कि अल्लाह उनको अक्ल सलीम दे, और यही है इसमें। जी, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो क्लेम किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर एक दूसरी बात ये भी आती है कि वो कौन से पेरेंट्स हैं या कौन से सीनियर सिटीजन्स हैं जो इस एक्ट के अंदर नहीं आते हैं और जो क्लेम नहीं कर सकते हैं, वो कौन है? ये कानून हर जगह लागू होता है कश्मीर को छोड़ के, ये जो मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर एंड पेरेंट्स ऑफ एक्ट, लेकिन कश्मीर का कॉन्सेप्ट क्या है? कश्मीर में हर अपने कानून का एक मिरर कानून है, सिर्फ नाम है अलग, लेकिन कानून के प्रोविजंस करीब करीब सेम है। तो ऐसा है कि इसमें करीब करीब सारे लोग कवर अप होते हैं। इसमें ओनस ये प्रूफ करना है कि आप जिस पे, मान लीजिए मैं अगर एल्डरली आदमी हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ और मैं क्लेम कर रहा हूँ किसी से कि इसको अख्तियार है, इसका हक है, इसकी जिम्मेदारी है कि मेरा मेंटेनेंस करे, तो ये नहीं है कि मैं किसी को भी मुकदमा कर दूंगा। कि मान लीजिए कि मैं आप अपने पड़ोसी पे मुकदमा कर दें कि इसका हक है, कि हालांकि शरई हक है लेकिन कानूनी की बात मैं कर रहा हूं, तो मुकदमा तो नहीं कर सकते आप उनके ऊपर। तो जो आपका बेनिफिशियरी है, जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है या जो बेनिफिशियरी नहीं भी, देखिए आपने जैसे एक सवाल पूछा कि औलाद अगर किसी की नहीं है तो औलाद जिसकी नहीं है उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस कहां जाएगी? एक उसकी डिग्री बनी हुई है ना, तो उसका हक बन जाएगा, क्योंकि उनके इंतकाल के बाद तो प्रॉपर्टी मान लीजिए उनके भतीजे को जाती है, तो भतीजे की फिर ये जिम्मेदारी भी आए थे उनके ऊपर कि वो उसको मेंटेन करें, उनका ख्याल रखें। जी, और भी बातें करेंगे इस पर, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में। इस दौरान हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़े हैं। कोलकाता से हमारे साथ है मोहम्मद इस्माइल। हेलो। मेरा सवाल है, सवाल बताऊं क्या? जी बताएं सवाल। मेरा सवाल है, मेरे वालिद साहब ने 1977 में मलेरकोटला पंजाब में एक जगह ली थी। मेरे मुंह बोले भाई, उन्होंने जो है म्यूटेशन में नाम नहीं चढ़वाया था। हम लोगों ने भी 30 साल 40 साल देखा नहीं हमारी वालिदा का नाम है कि नहीं। जब हमने 2015 में जब उनसे जगह मांगी तो उन्होंने कहा हम जगह नहीं देंगे। तो हमने जब पता किया तो उन्होंने फिर उसको गिफ्ट कर दिया। मैं नीचे कोर्ट से जीत गया हूँ केस जी, उन्होंने ऊपर कोर्ट में अपील किया है, तो उसी के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि ऊपर में जीत सकता हूँ, अल्लाह चाहेगा जरूर। ठीक है जी, एक सवाल और ले लीजिए। एक सवाल और है मेरा जी। दूसरा सवाल है मेरा, मेरे एक भाई है बड़े, उन्होंने करीब 1995 में 40 करोड़ रुपए का मतलब मेरी जमीन कारोबार का सब पैसा रख लिया। अच्छा, कुछ पेपर मेरे पास में है अभी, तो उनके ऊपर मैं केस कर सकता हूँ अब? ठीक है, ठीक है। एक सवाल हम और ले लेते हैं। बंगाल से हमारे साथ हैं सिराज। हेलो। हेलो सिराज साहब, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है?
लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं। अभी हमें कॉल किया था कोलकाता से मोहम्मद इस्माइल। 2 सवाल थे, मैं दोनों का जवाब दे देता हूँ। देखिए, पहले मुकदमे की बात जहां तक मलेरकोटला की जमीन वाली बात थी, चूंकि आप मुकदमा जीत चुके हैं तो इसका मतलब कि आपके केस में मेरिट था, कोर्ट ने उसको अप्रिशिएट किया है। अगर वो अपील में गए हैं और उस पर कोई, आप उस अपील को बढ़िया से लड़िए, डिफेंड कीजिए, और अगर मुकदमा अच्छा नहीं होता तो आप जीतते क्यों, तो उम्मीद वाबस्ता रखिए, इंशाल्लाह आपको वहां भी फतह होगी अगर आप हक पर हैं तो। और जहां तक दूसरा सवाल है कि आपके भाई ने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास कुछ है और 1995 में वो 40 करोड़ रुपए उन्होंने आपके रख लिए। देखिए, एक कानून है इंडियन लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट में जो है वो सारी चीज़ों का डिफाइन है कि किसका मैक्सिमम पीरियड क्या है मुकदमा इनिशिएट करने का। तो टेक्निकली देखें तो 1995 से 2019 में तो आप टेक्निकली बार्ड हैं लिमिटेशन से, लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी चीज़ें आपके पास इसके एविडेंस हैं, उसको लेके आप किसी अच्छे सिविल लॉयर से मिले, वो आपको डॉक्यूमेंट्स देख के बताएंगे कि क्या आप लिमिटेशन से बार्ड हैं या लिमिटेशन से या आप अभी सेफ हैं। अगर आप लिमिटेशन से सेफ हैं तो आप प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं। जी, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते एक सवाल का जवाब आपसे जरूर चाहूंगी। 30 सेकंड्स है, इसमें जवाब दीजिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रॉपर्टी में बेटियां बराबर की हिस्सेदार है, तो क्या ये जो एक्ट है सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो क्या इसमें भी जो बेटियां हैं वो बराबर के लिए मेंटेनेंस की जिम्मेदार है? क्या जिम्मेदारी है बेटियों पर? बिल्कुल है। इस एक्ट को आप छोड़िए, मैं आपको जजमेंट बता रहा हूं, बिल्कुल है। और इसका एक बड़ा अभी एक जजमेंट आया, आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा भी होगा। अभी 1 हफ्ते पहले एक जजमेंट आया है कि पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं अनमैरिड डॉटर को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, अभी रिसेंट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। तो चूंकि बेटियों का भी हक है प्रॉपर्टी में ऊपर। अब मान लीजिए किसी पेरेंट्स को जो है वो बेटे हैं ही नहीं, बेटियां ही हैं, तो ये कहेंगे मैं बेटी हूं, मुझे सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए, मैं मेंटेन नहीं करूंगा, ऐसा नहीं, उनका भी उतना ही हक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और तमाम कॉलर्स के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते, फिर से हाजिर होंगे आपकी कानूनी उलझनों को सुलझाने और कानूनी समझ को बढ़ाने। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आदाब।